वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते इन दिनों में बहुत ही दुखद भरी घटना भारत में हुई है। बहुत सारे जो टूरिस्ट है पहलगाम में, उन्हें धर्म पूछ के उनका मार दिया गया। वो टूरिस्ट जो कि अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, और 25 ये टूरिस्ट भारत से थे, एक नेपाल से थे। उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनका पहले धर्म पूछा गया कि आप हिंदू हो या आप इस्लामिक हो। अगर आप मुसलमान हो तो इस्लामिक वर्ष सुनाइए हमें, और उसके बेसिस पे जितने भी परिवार थे उनके सामने ही जो उनके जो मेन थे, सिर्फ मेन कैटेगरी को उन्होंने टारगेट किया है, उन्हें ही गोलियों से भून दिया गया, जो कि बहुत ही दुख भरी घटना थी। और हर भारतीय ये सुन के हैरान था कैसे अब टेररिस्ट एक अलग नए लो लेवल पे उतर आए हैं। कि पहले तो सिर्फ घटनाएं होती थी कश्मीर में, टारगेट मिलिट्री फोर्सेस को बनाया जाता था। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो वहां पर भी सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस को निशाना बनाया गया था। उस राजनीति में अब उन्होंने टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ा। उन टूरिस्ट को जो कि कश्मीर में बेसिकली टूरिज्म ही चलता है, उस टूरिज्म को भी टारगेट करने की इस बार कोशिश की गई है। और इन सब में नुकसान टूरिज्म का भी हो रहा है, आम लोगों का भी हुआ है। आम जिंदगियां छीनी गई हैं, उनके परिवारों के सामने इस तरह से उन्हें मारा गया कि वो परिवार अब पूरी उम्र ये भूल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे इस मामले पर बात करने के लिए। मेरे साथ प्रभजोत सर जुड़ेंगे, जिन्होंने पहले भी हमें पूरे इशू पे इंसाइट दिया था कि जैसे यूएस अगर वापस भेज रहा है सारे लोगों को, तो क्या बेसिस पे वो भेज रहा है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स गए थे उनके ऊपर। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को ये घटना हुई थी पहलगाम के उस एरिया में, जहां पर आराम से लोग लेटे हुए थे। वहां पर इतना सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जरूरत भी नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आर्मी की वेशभूषा में लोग आए। वहां पर जो गनमैन हैं उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। 25 जो भारतीय थे, एक नेपाली नागरिक को मार दिया गया, सिर्फ ये पूछकर कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। और हिंदुओं को खासकर टारगेट किया गया है। इसमें जो विक्टिम्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 3 वेस्ट बंगाल से थे, एक मध्य प्रदेश से थे, एक जम्मू कश्मीर, 6 महाराष्ट्र से थे, एक मध्य प्रदेश, 3 गुजरात, एक हरियाणा, एक नेपाल, एक राजस्थान, एक केरला, एक छत्तीसगढ़, 3 कर्नाटका, एक आंध्र प्रदेश, एक ओडिशा और एक अरुणाचल प्रदेश से थे। इनमें से हरियाणा के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल थे, जो कि इंडियन नेवी के 26 साल के ऑफिसर थे, जिनकी उस घटना के एक हफ्ते पहले उनकी शादी हुई थी। और उनकी फोटोज वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। उनकी पत्नी चूड़ा डाल के जिस तरह से वो अपने पति की लाश के साथ वो बैठी हैं, वो आम लोगों को बहुत रोने पर मजबूर कर रही हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और वो कपल जो कि स्विट्जरलैंड जाने वाला था और उनका वीजा नहीं आया था, तो उन्होंने कश्मीर को चुना था अपनी जो हनीमून डेस्टिनेशन के लिए, और उन पर ये आपदा आ गई। और इसके अलावा मनीष रंजन का भी बहुत नाम इसमें मशहूर हो रहा है, क्योंकि वो एक आईबी ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंध रखते थे, 41 साल के थे। उनके भी परिवार के सामने उन्हें गोलियों से उन्हें मार दिया गया। और एक सैयद अदिल हुसैन, उनका भी नाम इस पूरी घटना में बहुत मशहूर हो रहा है, क्योंकि वो एक पोनी वाला थे जो कि वहां पर सिर्फ अपना काम कर रहे थे, और हादसे के वक्त वो टूरिस्ट को बचाते बचाते ही मारे गए इस पूरे इंसिडेंट में। तो काफी दुख भरी घटना है। और उसके बाद बहुत सारे आफ्टर मैथ्स हुए हैं। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। हर दिन एक एक करके स्टेप लिया जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे इशू को देखा जाए, इस पूरे इशू पर पाकिस्तान को घेरा जाए, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठ रही है कि वो ही इस तरह से जो टेरर है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। और अब जो सबसे चौंका देने वाली बात है कि जो हिंसा सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस तक रहती थी, वो आम लोगों तक आ पहुंची है। और कश्मीर का इस सब में क्या दोष है? कश्मीरी लोकल्स को भी लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन हमने वीडियोस देखे हैं बहुत तरह के, कश्मीरी खुद आकर, जो लोकल है वहां के लोकलाइट्स ने बहुत सारी टूरिस्ट की हेल्प की है, उन्हें एक संवेदना दी है, उन्हें कहा है कि आप चलिए। तो इस तरह से बहुत कुछ हो रहा है। फिलहाल इस पूरे इशू पर बात करने के लिए प्रभजोत सिंह मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक्स पीटीसी के वो ब्यूरो हेड रह चुके हैं। और इसके अलावा ट्रिब्यून से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है। सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Very, very good afternoon. I'm fine. How about you? आई एम गुड। सर, पूरी घटना है फिलहाल, देखिए,
ग्रीटिंग्स तो हो गई, लेकिन बहुत दुख भरी घटना है देश के लिए। और इस टाइम हर भारतीय चाहता है कि इंसाफ हो, और एज ए मीडिया पर्सन भी हम लोग यही चाहते हैं, हम अपने देश के साथ है, और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और नहीं सोचा था कि इस तरह से अब टूरिस्ट के को भी निशाना बनाया जाने लगेगा। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए शिखा जी, एक बात आप जरूर समझिए कि जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी जिनको हम बोलते हैं, उनका एक और सिर्फ एक पर्पस होता है, टू हॉक मीडिया हाई हेडलाइंस, टू क्रिएट ए टेरर। सो उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, दे जस्ट नीड वन चांस टू डू द ब्लडशेड एंड सेंड ए वेरी स्ट्रांग मैसेज। और आप 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट सिक्योरिटी करते हैं, और 10 मिनट की लैक्सिटी होती है, 5 मिनट की लैक्सिटी होती है, वो उसी में स्ट्राइक करके अपना काम कर जाते हैं। उसके लिए इम्पैक्ट इतना छोड़ जाते हैं कि आने वाले लोग कितनी देर तक उसकी बातें करते रहते हैं, उसका एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। इवन कई बार प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जो उनका पर्पस होता है टेररिस्ट का या मिलिटेंट्स का, वो अपना पर्पस अचीव कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास होता है। सो दे जस्ट लुक फॉर वन अपॉर्चुनिटी कि कब कैसे मैक्सिमम वो उनको माइलेज मिले। इसीलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्garet थैचर हुआ करती थी, कभी बड़ी वेरी स्ट्रांग वुमन, उसको यही था कि अगर मिलिटेंसी और टेररिज्म को रोकना है तो उनको पब्लिसिटी मत दो, बिकॉज दे सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी। जब उनको पब्लिसिटी मिलती है, मीडिया हेडलाइंस देखो, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, सोशल मीडिया, दे आर फुल ऑफ दिस carnage. This is basically a carnage, cold blood murder of people, innocent people. They have nothing to do with the government or their demands. ना ये कंसीड करने वाले हैं, ना ये डिमांड अपोज करने वाले हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू होते हैं, लेकिन विक्टिम कौन होता है? जनरल पब्लिक। एंड दैट इज व्हाट डिस्क्राइब्स terrorism. Terrorism is all about killing, sending a message through people who are innocent, who have nothing to do with the demands or with the issues. और बहुत किसी ने बहुत ही एप्टली सम अप किया है, किसी ब्लॉगर ने, आई वाज रियली टच्ड बाय दैट लाइन, कि दे केम टू श्रीनगर और कश्मीर फॉर पीस एंड वेंट बैक इन साइलेंस, दे वर मेड साइलेंट, दे वर किल्ड। कितना बड़ा मैसेज एक लाइन में कन्वे कर दिया है कि लोग तो जाते हैं इतनी दूर, जैसे आपने केसेस बताए कि कैसे वो लोग गए थे, शादी हुई थी, स्विट्जरलैंड जाना था, वीजा नहीं मिला, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए वहां गए थे, बट दे केम बैक इन कॉफिन्स। कितना सैड लगता है। आप किस मूड में जाते हो, घर वाले किस खुशी से भेजते हैं कि जाइए, शादी हुई है, आज आप घूमने जा रहे हैं, समर वेकेशन हुई है, फैमिली के साथ जाते हैं, और व्हेन दे पिक ओनली मेन एंड उनकी विमेन और उनके चिल्ड्रन के सामने उनको कोल्ड ब्लड में उनको असैसिनेट किया जाता है, मर्डर किया जाता है, इससे बड़ा ट्रॉमा क्या हो सकता है? इससे बड़ी कोई और इंसिडेंट लाइफ में नहीं हो सकता, एक ह्यूमन लाइफ में, कि उनकी आंखों के सामने बिना किसी कसूर के, बिना किसी उन्होंने कोई वायलेट नहीं किया, किसी को ऑफेंड नहीं किया, किसी के धर्म में इंटरफियर नहीं किया, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफियर नहीं किया, कोई रूल ऑफ द लैंड ब्रेक नहीं किया, और इसके बावजूद दे वर चोजन टू बी किल्ड लाइक लैम्स, कोल्ड ब्लड। सो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये फर्स्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री में हम देखते हैं, कभी 9/11 की बात करते हैं, कभी और बहुत से हमारे पंजाब में हुआ, रेस्ट ऑफ इंडिया में होते रहते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में होते रहते हैं। जब कोई ना कोई ऐसे दिमाग में जब उसके आ जाती है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लिंक्ड होते हैं, वो दे चूज टू क्रिएट टेरर, टू हिट हेडलाइंस, एंड दे नो इट इज लाइक दे आर गोइंग विद सोल पर्पस कि उनकी भी इसमें मौत हो सकती है, उनको भी मारा जा सकता है। तो कह देते हैं कि जैसे वो सुसाइड स्क्वाड बन के वो जाते हैं पर्पस अचीव करने के लिए, और उनका मैसेज एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ जाते हैं,
और सारी ह्यूमैनिटी उस मैसेज से इतनी प्रभावित हो जाती है, इम्पैक्टेड हो जाती है कि सारी ह्यूमैनिटी उसको दुख में, गम में शामिल हो जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। सर जैसे कश्मीर के ऊपर तो बहुत से कंट्रोवर्सी बहुत काफी लंबे समय से चल रही है, ड्यूरिंग पार्टीशन से, उससे पहले से कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार जमाने की वो चलती रहती है। तो कश्मीर बेसिकली लोग जाते हैं, पहले होता था काफी ज्यादा अटैक वहां पे, मतलब मिलिटेंट्स का, और डर होता था लोगों में। उसके बाद काफी शांति पसर गई थी, लोग चुनते थे अपनी डेस्टिनेशंस के लिए, चाहे वो उन्होंने घूमने जाना है, किसी ने हनीमून पे जाना है, किसी ने जैसे वैकेशन के लिए जाते हो, इवन कुछ परिवार जो वैष्णो देवी के लिए जाते हैं वो भी जम्मू कश्मीर जाते हैं। अमरनाथ आप जाते हैं तो भी आपका जम्मू कश्मीर बीच में हॉल्ट आता है, पहलगाम आता है। तो ये एरिया काफी सुरक्षित पिछले सालों में लगने लगा था, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा ये धक्का लगेगा आई थिंक वहां का जो टूरिज्म बेस है उसके ऊपर, कि एकदम से एक अटैक ने लोगों को डरा दिया है। और कुछ खबरें आ रही हैं कि 40% लोगों ने जो है वो प्रायर बुकिंग्स थी उनकी कश्मीर की, वो कैंसिल कर दी है। लोग बीच रास्ते में जो ट्रैवल एजेंट्स को पैसे दिए उन्होंने उसे क्रैश कर दिया है कि नहीं, जान प्यारी है, नहीं जाना। तो एक धब्बा जो अब लग गया है अपनी सेफ्टी को लेकर कश्मीर में, आई थिंक उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा, और गवर्नमेंट के लिए भी समझाना बहुत मुश्किल होगा लोगों को कि ये एरिया अब सेफ है। कितना लगता है आपको टाइम लगेगा? देखिए, उनके पर्पस तो 3-4 यही थे जो उनके कोशिश थी। नंबर 1 तो यही था, एक टेरर स्प्रेड करना, और नंबर 2 उनको ये था कि वो प्रूव करना कि आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लें, जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे हाथ में, हम कभी भी कोई शॉक दे सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट ऐसा दे सकते हैं कि आप हिल जाएंगे। नंबर 3 मैसेज होता है कि मासेस को अगेंस्ट करना गवर्नमेंट के। अब देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसकी मेन जो फाइनेंसेस आते हैं, इनकम आती है, सर्वाइवल है, सस्टेनेंस है, वो है टूरिज्म पे। अगर टूरिज्म नहीं आएगा तो लोग गुर्बत में जाएंगे, गरीबी में जाएंगे, उनकी सारी इंडस्ट्री, तो नेचुरली है कि वो अपनी सरकार के अगेंस्ट भी होंगे कि हमारा तो पेशा ही खत्म करा दिया आपने, सिक्योरिटी नहीं दी है, लोग नहीं आएंगे, हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हमारी ये चलेगी। ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि अब अगर टूरिज्म नहीं रहेगा, बहुत सारे सालों से बहुत सारा ये टूरिज्म का ट्रेड बहुत खराब रहा, लेकिन अब कुछ समय से लग रहा था ठीक हो रहा है। लेकिन एक एक्ट, एक सिर्फ वन एक्ट वापस वही सिचुएशन ले आया जहां ये कभी पहले थी, जब आप कह रहे थे कि लोग कश्मीर जाना पसंद नहीं करते थे, स्टेट वाज क्लोज। उसके बाद भारत गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, जो सेक्शन 370 था उसको भी रिवोक किया, वहां फिर इलेक्शन भी कराई, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में बांटा, बहुत सारी कोशिश की। लेकिन जब कोई डिटरमिन्ड होता है कि हमने ये पीस प्रोसेस आगे नहीं चलने देना, और चाहे वो, आप देखिए, सब कहते हैं कि पाकिस्तान इज एट द बैक ऑफ, वो तो चलो सारी बातें पॉलिटिकल है, पाकिस्तान होगा, कोई ना कोई तो फॉरेन पावर जरूर इसके पीछे होती है, नहीं तो इतना बड़ी स्ट्राइक इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सम फॉरेन पावर इज बिहाइंड इट, be it ISI, be it पाकिस्तान गवर्नमेंट, be it आर्मी और एनीथिंग। बट लेकिन जो प्रोसेस चल रहा था, वो टोटल प्रोसेस जो था, जो लोगों को लग रहा था कि लोग वापस आने लग गए हैं, जो लोग वहां से हिजरत करके निकल गए थे, खास करके नॉन मुस्लिम्स, वो भी वापस जाने लग पड़े थे, और इलेक्शन हो गए थे गवर्नमेंट, और टर्न आउट काफी इम्प्रेसिव रहा था, और लग रहा था कि ये जो प्रोसेस है अब वापस नॉर्मलसी की तरफ जाएगा। और जो भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में जो मैसेज दिया था, जैसे वो जो स्ट्राइक्स की थी टेररिस्ट कैंप पे, उसका भी बड़ा अच्छा मैसेज गया था। लेकिन अब फिर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू टेक ऑल द स्टेप्स इट कुड टेक टू सेंड ए वेरी स्ट्रांग मैसेज कि हम किसी भी कंडीशन में, हमारी जो टॉलरेंस है टुवर्ड्स टेररिज्म, स्पेशली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जीरो है। हम बिल्कुल जीरो भी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 0.1 भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट हैज टू बी जीरो, नो नो इंटरफियरेंस, नो पैट्रोनेज
फ्रॉम ए फॉरेन सॉइल के वो वहां से ऑपरेट करके, वहां से गाइड करके, वहां से ट्रेन होके आए और यहाँ स्ट्राइक करें और सारे देश को क्या, सारी दुनिया को हिला के रख दें। सो ये एक ऐसा इंसिडेंट था, जैसा आपने कहा, ये सारी इकॉनमी जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग, ना केवल सारे इंडिया से, जैसे आपने बताया अभी, जो लोग कहाँ कहाँ से थे, कितने जो लोग मरे हैं, 26 लोग मरे, वो कहाँ कहाँ से, कोई आंध्रा से, कोई महाराष्ट्र से, हाँ, कोई नॉट हरियाणा, इवन जैसे नॉर्थ के लोग नहीं थे, ज्यादा साउथ एरिया की और और उससे सारा साउथ से ही आते हैं, बिकॉज वो हर हिल, जगह से बहुत उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि कश्मीर जाएं। कश्मीर को हम मानते हैं ना कि ये, अगर दुनिया में लैंड पे कोई जन्नत है। जन्नत है तो वो कश्मीर ही है, तो इसलिए वहां आते हैं। और समर का सीजन है, टूरिस्ट सीजन है, और टूरिस्ट सीजन के शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा स्ट्राइक कर दिया है कि अभी लोग सोच रहे थे कि इस साल का सीजन अच्छा रहेगा, उनके 1 साल के 2 साल के उनके पास फाइनेंस। सस्टेनेंस एनफ मनी आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा टाइम चुना कि टूरिज्म को इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको रोक दिया जाए। ऐसा स्ट्राइक किया उन्होंने, एक टाइम ऐसा एप्रोप्रिएट चुना। हमारे लिए तो बहुत गलत हुआ, लेकिन उनके लिए बहुत टाइम ऐसा था कि उनका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग गया। और सारी इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म की इंडस्ट्री तो है ही है, गवर्नमेंट हिल गई, भारत सरकार हिल गई, दुनिया के लोग जो टूरिज्म में जाके दुनिया भर में जाते हैं, उनको भी जो ट्रस्ट और फेथ होता है कि हम जाएंगे, सेफ एंजॉय करने जाएंगे, उनको भी लगता है ये टेररिज्म पे कभी भी कहीं भी किसी को भी स्ट्राइक कर सकती है और कोई भी इनका विक्टिम हो सकता है। सो एक बहुत दर्दनाक घटना है जिसने सिर्फ जान ही नहीं ली, लेकिन फ्यूचर जो इकोनॉमी है ऑफ द स्टेट उसको भी रेक कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, इतना बुरी तरह से झंझोड़ दिया है कि अब लोगों को बहुत टाइम लगेगा इस इस जो इंसिडेंट का, जो दुखांत से निकलने का। तो आप देखिए सर, आप देखिए कि बिल्कुल अमरनाथ यात्रा, ये सब यात्राएं अभी शुरू होने वाली है, तो एक ऐसा टाइम चुना गया है कि जैसे आपने बोला कि टूरिज्म इंडस्ट्री को ही हिट करना, कि लोग वहां पर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि खाने के लाले पड़े। तो जो लोग बहुत खुशी से जाना चाहते थे, मतलब बिल्कुल टाइम भी वही था कि आपकी पहलगाम, आपकी सॉरी ये अमरनाथ की यात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। अब एक बार के लिए बंदा सोचेगा जरूर कि जाना है या नहीं जाना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ ही आई थिंक ये अटैक किया गया है। नहीं, ये तो प्लानिंग तो पूरी बहुत इट्स वेरी वेल एक्सिक्यूटेड प्लान एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। उन्होंने सारे इन लेके कि कब, कहाँ और कैसे स्ट्राइक करना है, कि मैसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड जाए, और उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। और इसमें हमें जरूर लगता है कि हम कहते रहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज फुली अलर्टेड हैं, बहुत एक्चुअली काम कर रही हैं, कॉम्बिंग करती रहती हैं, सर्च करती रहती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है इनके पास, टेररिज्म के पास, वो कभी भी कर देते हैं। और एक बात, क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, कॉन्फ्लिक्ट्स में, टेररिज्म पे दुनिया भर में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ टेररिज्म हुआ है, मैं बहुत जगह गया भी हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ, सिक्योरिटी एजेंसी से भी मिला हूँ, और जो लोग इन एसोसिएशन के साथ, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत बार इंटरेक्ट किया है। और सबका एक मानना तो है कि जो टेररिज्म होती है वो कभी भी वाइप आउट नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, वो कभी भी फिर सुलग जाते हैं, फिर दोबारा उनका उनका उनसे, जैसे बाम्बड़ होता है कहते हैं ना आग का, वो फिर मच जाता है। तो इस बार भी यही हुआ कि इतनी लॉन्ग ले ऑफ के बाद जैसे लगता था कि अब शांति आ गई है, सारे प्रोसेस नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी लगाने से वो वापस वहीं का वहीं आ जा गया, सिचुएशन आ गई है जो कभी हम जब टेररिज्म को फाइट कर रहे थे, जब विद बैक टू द वॉल हर एंगल से कर रहे थे, इतनी डिप्लॉयमेंट थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है, इतने सारा कॉम्बिंग ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन, सारे एजेंसीज मिलके काम करती हैं, लेकिन एक स्ट्राइक सारे एफर्ट को नलीफाई कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, और वापस वही सिचुएशन आ जाती है जहाँ थी। सो ये इस जो फीलिंग है, जो एक धारणा है, एक बिलीफ है कि टेररिज्म कभी वाइप आउट नहीं होता, उसको रीएट्रेशन होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि वाकई बड़ा मुश्किल होता है कि कभी ना कभी टेररिज्म वापस रिवाइव
हो सकती है और बहुत डेंजरस और भयानक रूप ले सकती है। और यही इस कांड ने, ये जो हुआ बैसरान का, इसने ये प्रूव कर दिया है कि टेररिज्म को वाइप आउट करना और क्लेम करना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। इसमें हमेशा कॉशन ही लेना चाहिए और कभी भी बोस्ट नहीं करना चाहिए कि हमने खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। ऐसे क्लेम हमेशा नेगेटिव होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। उससे जो टेररिस्ट होते हैं वो उससे इंसाइट होके फिर दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, ये बताने के लिए कि हम खत्म नहीं हुए, हम अभी, हमारे में अभी भी दम है। तो शायद ये भी एक ऐसा ही केस है कि जब हम क्लेम कर रहे थे कि बहुत हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज या गवर्नमेंट्स क्लेम कर रही थी कि हमने ये आउट आप सर पुलवामा अटैक के बाद की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन या कौन से टाइम की बात कर रहे हैं आप? अभी भी जब भी पुलवामा के बाद? कहीं भी टेररिज्म होता है, पंजाब में भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, दुनिया भर में देख लीजिए। आप देखिए ना, इजराइल और हमास का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पाकिस्तान में ही देख लीजिए, जहां भी देखेंगे वो कभी ना कभी स्ट्राइक करके ये बता देती है कि हम अभी हैं, हम खत्म नहीं हुए हैं। चाहे कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे मिडल कहीं ईस्ट है, चाहे चाहे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका, कहीं भी है, वो एक मैसेज जरूर वंस इन ए वाइल दे के ये बता देते हैं कि हम अभी एक्टिव हैं। सर ये अपना जैसे अभी लोग काफी सोशल मीडिया भी भरा हुआ है कि किस तरह से ऐसे एरिया में पहुंच गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो एक एक पल की सूचना मिलती ही रहती है क्योंकि कश्मीर सारा आसपास फोर्सेस ही फोर्सेस हैं। तो एक ऐसे एरिया में पहुंचना जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, अ, कुछ लोग कह रहे हैं एंड वी डोंट क्लेम इट कि विदाउट लोकल सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई टेररिस्ट इतना अंदर तक घुसा है। आप इस सिचुएशन को या स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा कोई ना कोई तो बैड शीप होती है हर एक हर्ड में, है ना? एक इतना बड़ा झुंड होगा तो उसमें एक दो बैड शीप तो होती हैं। और ये कोई फर्स्ट ऐसा तो है नहीं कि आर्मी की यूनिफॉर्म में आए तो स्ट्राइक पहले नहीं हुआ, बहुत बार होता है। हमारे यहाँ तो जैसे पंजाब में पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पे घुस गए थे, हम्म। अम्यूनिशन डिपो में घुस गए थे, और जगह बहुत सारे ऐसे कंटोनमेंट एरिया होते हैं। अभी बहुत सारे केसेस हुए हैं, इवन पाकिस्तान में केसेस हुए हैं कि वो अपना पूरा व्हीकल अम्यूनिशन से भर के जाके स्ट्राइक किया और वहां इतना नुकसान कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है, ये तो सुसाइड स्क्वाड्स होती हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो मरना ही जाना होता है। लेकिन बाकी जो इनोसेंट लोग होते हैं, पीस लविंग लोग होते हैं, उनको जो कॉन्फिडेंस शैटर ये करते हैं, उनका जो फेथ होता है ह्यूमैनिटी में, उसको ये जिस तरह से शैटर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो एक ऐसी चिंताजनक बात होती है जो सोसाइटीज को कभी भी पीस में नहीं रहने देती। उनको हमेशा ही फिर डर लगा रहता है। जहाँ किसी ने देखा होता है कि हमारे साथ या हमारे इलाके में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो वो इतने हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक मार के के भी। पीता है। तो वो हालत हो जाती है कि आपको इतना टेरर हो जाता है, इतना डरा देते हैं। करने वाले तो वही होते हैं, उनको पता है कि हमने तो मर ही जाना, हमें तो किसी ने छोड़ना नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम मर जाएं, हम दुनिया को हिला के रख देंगे। जो इनोसेंट लोग हैं, जो सरकार को मैसेज देने के लिए इनोसेंट को यूज करते हैं, जिन्होंने कुछ लेना या देना नहीं होता उनकी डिमांड के साथ, ना उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होती है, वो तो अपना घूमने फिरने गए हैं, रिलैक्स करने गए हैं, और घर में वो कॉफिन में लिट के वापस आ जाते हैं। तो ये जो ऐसे हालात बन गए हैं दुनिया में, जो टेररिज्म है, वो उसका जो रूप है, जो फेस है, वो चेंज होता जा रहा है। पहले होती थी लोकलाइज टेररिज्म, फिर हो गई इंटर प्रोविंशियल, नेशनल लेवल पे पहुंच गई। अब ये अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल टेररिज्म, कहीं से भी आके लोग स्ट्राइक करते हैं। और जैसे अक्सर कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज जहां अपनी स्ट्राइक बहुत हैं और अपनी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी लगी रहती हैं कि जो हमारे इलाके में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हम दूसरी स्टेटों में, दूसरे कंट्रियों में अक्रॉस द बॉर्डर जाके क्यों डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो ऐसे मॉड्यूल बनाते हैं, वो दूसरी स्टेटों में जाके ऐसी वायलेंस करते हैं, ऐसे स्ट्राइक करते हैं। जैसे अभी भी इसी बार भी यही कहा जा रहा है कि ये जो मॉड्यूल था जितने लोगों का ट्रेन, ये शायद पाकिस्तान ट्रेन था, और उन्होंने उनको इसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ट्रेन किया गया था। उन्होंने स्ट्राइक किया, उसके बाद इतना बहुत दुखांत, इतना बड़ा दुखांत वापर गया। जी।
सर ये जो इंडिया अभी स्टेप्स ले रहा है, जो बैक टू बैक डिसीजंस हो रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद बैक टू बैक उन्होंने पानी जो वाटर ट्रीटी है उसको रद्द करने का फैसला किया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है। या तो हम प्रोएक्ट करें या रिएक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आम लोग, साधारण लोग वो सफर करेंगे। हम्म, अब आम आदमी तो शायद टेररिज्म के अगेंस्ट होगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो। कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी मदर ऐसे इनोसेंट हो के वो कोई ना कोई उनको बिना किसी बात के मार दे। हम्म, तो आम जनता में तो मैसेज यही जाएगा कि देखो, अब गवर्नमेंट को भी चॉइस नहीं होती। गवर्नमेंट एक्ट नहीं करेगी तो लोग कहेंगे आपने क्या किया, आप कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। हम्म, तो गवर्नमेंट इज इन ए फ्रीक्वेंट सिचुएशन। गवर्नमेंट को एक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ढंग से करना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज होती हैं उनका प्रेशर भी होगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हम्म, है ना। वो उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, वो आते हैं, डॉक्टर बड़े हेल्पफुल होते हैं, लोग भी बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, आते हैं। और हमारे धार्मिक स्थान है, उनके मजार इंडिया में है। हमारे सिखों के सारे जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान में है। लोगों का आना जाना बना रहता है। रिश्तेदारियां हैं बहुत सारी, जो पार्टीशन के टाइम पे बंट गई थी फैमिलियां, मुस्लिम फैमिलीज हैं। आधे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, आधे पाकिस्तान में। ऐसे ही सिंधी लोग हैं, आधे लोग पाकिस्तान में, आधे हिंदुस्तान। अब ये जो कर्व्स तो लगानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, लोगों को सेफ्टी इंश्योर करनी है, लेकिन उससे इनकन्वीनियंस इनकन्वीनियंस किसको होगी? पब्लिक लोगों को होगी। तो सबको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बिना, अगर आप सिक्योरिटी मांगते हैं और सब कुछ मांगते हैं, थोड़ी सी तो इनकन्वीनियंस होगी, सबको होगी। हम्म, तो ऐसे इश्यूज होते हैं, ये पॉलिटिकल जो सीन होते हैं, कई बार बहुत डिफिकल्ट होते हैं लेने, लेकिन एक मैसेज भी जाना होता है दूसरे कंट्री को कि हमने ये जो आपने स्ट्राइक किया है, वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली एंड वी विल रिटेलिएट, वी विल सेंड बैक ए मैसेज, वी विल गिव ए मैसेज। जो आपने मैसेज दिया है हमने वो नोट कर लिया, लेकिन उसका जवाब भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सो ये मैसेज भी देना पड़ता है कि लोगों में ये फीलिंग जाए कि हमारी सरकार चुप करके नहीं बैठी है, हमारी सरकार भी एक्ट कर रही है। हम्म, लेकिन उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली कोई भी जो डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, कहीं भी होगी, अल्टीमेटली तो नेगोशिएट होके उसका हल निकलता है, सोल्यूशन निकलता है। जब भी कोई निकलता है, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, चाहे इसराइल हमास की हो, चाहे अब यूक्रेन और रशिया की चल रही है, अल्टीमेटली तो डायलॉग ही होगा। हम्म, लेकिन डायलॉग प्रोसेस पहुंचने तक जो नुकसान हो जाता है इनोसेंट लोगों का, और जो पब्लिक की मनी से बनी इंस्टीट्यूशन होती हैं उनकी डैमेज हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो रिकवर नहीं हो पाता है। और हम्म। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेशली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको मिनिमाइज, अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाए, ताकि जो इनोसेंट ह्यूमैनिटी का लॉस ना हो। सर एक बार मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से आम लोगों को अगर समझा पाए कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, अ, जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा था, उसे अब रद्द कर दिया गया है, तो क्या वो सारा था? और ये करके क्या हो जाए? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ वो कोई नेचुरल डिवीजन नहीं था, ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं था, हम्म, वो मैन मेड डिवीजन था। हम्म, अब एक रिवर निकल रही है, एक दरिया चल रहा है, एक माउंटेन का पूरा चल रहा है, तो आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे? है ना। तो आप एक मैन मेड लाइन ड्रा करते हैं जिसपे बहुत सारी इकोनॉमी, लोगों की लाइफ की सस्टेनेंस डिपेंड होती है। जैसे पानी है, दरिया चल रहा है, कोई झेलम कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकल के, और बहुत सारे जो दरिया हैं, ब्यास है, सतलुज है, कहाँ से निकल के कहाँ से कहाँ जाते हैं। अब अब जब आप कोशिश करेंगे कि देखिए हमने पानी नहीं जाने देना पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कहेगा कि हमने इंडिया में नहीं जाने देना, कुछ इलाकों में फ्लडिंग होगी, कुछ में नुकसान होगा, लेकिन वही वाटर अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करें तो लोगों को, एग्रीकल्चर को, पीने को, और चीजों के लिए यूज होगा। लेकिन हम उसका उल्ट करेंगे। सो ये जो होते हैं स्टेप्स, होते तो अब नेसेसिटी बन गए हैं, बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर डालना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर डालना है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करोगे
जो उनको रास्ते पे लाया जा सके। वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो कैसे बताएं कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, लोगों के खिलाफ चल रहे हो, ये जो एक्शन कर रहे हो, जो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, कैसे उनको मैसेज आए? तो मैसेज देने के भी तो ढंग होने चाहिए। अब वो तो ऐसे सुनेंगे नहीं, वो तो कहेंगे हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कौन लोग हैं, लोगों का आपस में है, ये है वो होती। तो देखो कोई भी पब्लिक तो ऐसी चीज नहीं होगी। ये सब बातें जो होती हैं, जैसे ये ऑपरेशन होते हैं, द वे दे आर कंडक्टेड, ये किसी से कोई लुकोछुपो तो होता नहीं। ये सबको मालूम होता है कि सरकारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो और ऐसी एजेंसीज होती हैं, वो इन सब पीछे होती हैं, एक दूसरे कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करती हैं, और कई बार गवर्नमेंट्स को जाना भी पड़ता है इनकी एक्टिविटीज के कारण। तो जब ये सब कुछ होता है, तो अब जब पानी का मुद्दा है, जिसपे बेसिक नेसेसिटी है, जिसपे सस्टेनेंस है लोगों की, जब उसको आप रोकोगे, पानी नहीं जाने दोगे, जब पानी को रोक लोगे तो फ्लडिंग होगी, तो दूसरी तरफ नुकसान होगा। ये सब बातें एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे यूज की जाती हैं, इसलिए कि दूसरी पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। ये कोई लास्टिंग नहीं होते, कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते, ये एक टेम्पररी फेज के लिए एक प्रेशर टैक्टिक होता है, जो सारी सरकारें ऐसे बंदिशें लगा के, ऐसे कंट्रोल लगा के कोशिश करती हैं कि दूसरी पार्टी को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए मजबूर किया जा सके। कि ये जो बात है, जो सिचुएशन है, क्योंकि बार बार कश्मीर के इश्यू पे तो वो यही कहते हैं पाकिस्तान वाले, है ना, कि वहाँ ये रेफरेंडम कराया जाए, ये लिया जाए, वो लिया जाए, वो नहीं जाना चाहते, वो फॉरेन इंटरफेरेंस चाहते हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहते हैं। जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, ये हमारा इशू है, हमारा स्टेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमें हमारा इनसेपरेबल पार्ट है इंडिया का। लेकिन दूसरी तरफ नहीं मानती है, तो वो एक इशू बन जाता है, कभी यूनाइटेड नेशन में चले जाता है, कभी कहाँ बयान दे देते हैं, कभी कैसे चलता है। ये एक जो ऑन गोइंग स्ट्रगल है, वो तो चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इसका इमीडिएट नियर फ्यूचर में कोई सोल्यूशन होने वाला है। लेकिन इसके साथ जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो वायलेंस है, जो टेररिज्म है, जो रिलेशंस है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस है, जो लोगों के आपसी रिलेशंस है, वो जो उसको सेटबैक लग रही है, वो मैसिव है। जी सर, ये पाकिस्तान ने तो साफ बोल दिया कि अगर आप पानी रोकेंगे तो फिर वॉर होगी, तो इस तरह से एक थ्रेटन तो वो भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हालात सब बेहतर रह सकते हैं और इंडिया भी जो स्टेप्स उठा रहा है बिल्कुल सारी चीजें देख के ही ले रहा है? देखिए, हर गवर्नमेंट हर चीज को बड़े माइन्यूटली रिव्यू करती है, मिनट टू मिनट बेसिस पे रिव्यू होता है, इंटेलिजेंस आती है कि कौन सा कंट्री क्या करता है। आजकल तो कोई ऐसी बात सीक्रेसी रहती नहीं है, जैसे सैटेलाइट्स एक्टिव हैं, और सारे जो फोरम अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी के, हर बात हर कंट्री को मालूम होती है कि कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रही है ट्रुप्स की, तो कोई ऐसे नहीं कर सकते कि हमने पता नहीं चलने दिया कि मूवमेंट इतने हजारों फौजी अपने बॉर्डर पे भेज दिए। उनकी मूवमेंट एकदम नोटिस हो जाती है। सो इंटेलिजेंस ऐसे ही होती है, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ी आर्मामेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है। वो चाहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हो। आफ्टर ऑल उन्होंने जो बनाया है हार्डवेयर, वेपन बनाते हैं, जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, वो कहाँ खपत होगी, कहाँ बेचे जाएंगे, अनलेस वो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि दो देशों में टेंशन हो, वो और से और आर्मामेंट खरीदें, और फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदें, और वेपनरी खरीदें हमारे से। उनका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ी लॉबी है दुनिया की, जो पीस नहीं होने देती। और अगर कंट्री चाहते भी हैं, क्योंकि उनका इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आर्मामेंट इंडस्ट्री। सो वो बहुत सारी फोर्सेस काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन आइसोलेशन आप कोई बात स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप पीस चाहते हैं, दूसरा कंट्री पीस चाहता है, लेकिन थर्ड फोर्स जो दोनों को इम्पैक्ट करती है, वो आपको पीस नहीं करने देगी। बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया की हैं, वो भी यही कहेंगी कि हमने अगर इंडिया पाकिस्तान में शांति हो गई, तो हम कहाँ बेचेंगे अपने हथियार, अपने जहाज, इतने बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हैं हमने, कहाँ बेचेंगे? ये दोनों तो लेंगे नहीं। अच्छा। तो बहुत बड़ी एक ये होती है, जो आम आदमी को शायद नहीं मालूम होती। जब उसको पता चलता है कि जो उनको टैक्स दे रहा है, भाई उसी टैक्स से कि गरीबों को रोटी तो नहीं मिल रही, लेकिन वेपन जरूर खरीदे जा रहे हैं।
हम्म। जो कि अवॉइडेबल हैं, जिनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दोनों देश आपस में बैठ के बातचीत करके एक दूसरे की इकोनॉमी में एक दूसरे के लोगों को लाइफ को बेहतर कर सकें, उसमें मनी स्पेंड करें, देन वेस्टिंग मनी ऑन फायर आर्म्स एंड आर्मामेंट वो नहीं करने देंगे। बट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और भी कंट्रीज हैं, वो सब इस टाइम पे इंडिया को बैकअप कर रहे हैं दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। या नो, देखो इंडिया का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आदमी कोई भी देखेगा, जब भी कहीं भी इनोसेंट का खून होगा तो लोगों की सिंपैथी हमेशा विक्टिम्स के साथ होगी, परपेट्रेटर्स के साथ कभी नहीं होगी। जो क्राइम करते हैं और लोग सब उनके खिलाफ होंगे, उनको पब्लिकली स्टैंड लेना ही पड़ता है, बिकॉज आजकल जो अवेयरनेस है ह्यूमन राइट्स की है और हर एक को राइट है फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग। लेकिन अगर आप डिनाई करते हो तो कोई भी आपको सिंपैथी नहीं करेगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप लोगों को उस पे उनको पे वायलेंस करते हो, उनको इनोसेंट्स को अटैक करते हो, उन पे फायर करते हो, उनको मारते हो, उनको टॉर्चर करते हो, उनको फैमिली को ब्रेक करते हो, ये कोई भी टॉलरेट नहीं करता मॉडर्न टाइम्स में। सो इसलिए जो सिंपैथी है वो डेफिनेटली इस सिचुएशन में इवन चीन जैसे कंट्री ने, अमेरिका जैसे ने, रशिया ने और बड़ी ताकतों ने भारत को सपोर्ट किया है इस केस में, और पाकिस्तान को उन्होंने कंडेम किया है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको रोकने का उन्होंने बहुत सारा प्रेशर जो है, डिप्लोमेटिक प्रेशर है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी है। दो कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते होंगे, इसीलिए पाकिस्तान कभी कभी कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेता है, ऐसा कोई बयान दे देता है कि हम भी जवाब देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम भी तैयार हैं अगर भारत हमारे पे अटैक करता है। लेकिन पाकिस्तान को पब्लिकली तो वो कहता है कि हम इसके पीछे नहीं है, हम तो टेररिज्म के अगेंस्ट है, हमारा अपना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का अपना नुकसान हो रहा है। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या और एजेंसीज वो चाहती हैं कि इंडिया में पीस ना हो, इंडिया में भी अनरेस्ट रहे। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो रही है, उनको वैल्यू नहीं रही है, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई कंट्री मदद नहीं कर रहा है, उनको सब कह रहे हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेस्ड हैं और ऑपरेट कर रही हैं, दुनिया भर में ऑपरेट कर रही हैं। सो पाकिस्तान दैट वे हैज लॉस्ट लॉट ऑफ इट्स गुडविल। सो उस गुडविल का लॉस जो है, अब इंडिया को उसका बेनिफिट लेना चाहिए और पॉलिटिकल एंड वर्ल्ड प्रेशर बिल्ड करना चाहिए टू टेल पाकिस्तान दैट इट शुड नॉट सपोर्ट एनी टेररिस्ट एक्टिविटी ऑन इट्स सॉइल। तो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। तो जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, बेसिकली which are supported by some of the major countries including UAE, was always considered like कि उनका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था कभी पाकिस्तान के प्रति, लेकिन उन्होंने भी इस बार बहुत स्पष्ट किया दे आर सपोर्टिंग इंडिया एंड दे हैव नॉट लाइक they do not approve of such actions as it happened in Pahalgam. सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे पाकिस्तान 9/11 हुआ या जो भी है, ओपनली सारी कंट्रीज को पता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। बहुत बार हुआ है कि कंट्रीज उन्हें कंडेम करती है, उन्हें सामने बिठा के जो यूएन नेशंस की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। बड़े बड़े मुल्क मिलके क्या पाकिस्तान को एक ही फोरम पे इस इशू पे घेर नहीं सकते दैट यू सपोर्ट टेररिज्म? क्यों देखिए, डिप्लोमेटिक बातें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं बार-बार? ये देखिए ये सारे मामले ना इंटरवोवन होते हैं। हुँ, हर एक कंट्री का कोई ना कोई इंटरेस्ट दूसरे कंट्री के साथ जरूर होता है। सारे कंट्री बड़े गार्डेड सी स्टेटमेंट देते हैं, दो दे वो कंडेम तो करते हैं बिकॉज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। क्राइम अगेंस्ट इनोसेंट पीपल कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जैसे जैसे चाइना अब पाकिस्तान को आउटराइटली कंडेम नहीं कर सकता, उसका बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। उनको वहाँ स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस होती है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, इंडिया पैसिफिक रीजन में सपोर्ट चाहिए। ओके। तो वो कंडेम तो करेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, हुँ, लेकिन कहीं से कहीं ना कहीं अंदर इंटरनली उनको कह देते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा, हुँ, लेकिन हम आपको साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे स्टैंड होते हैं कि जो एंट्री केसेस होती है ना वो बड़ी बारीक होती हैं, बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस होते हैं। कभी आप
कंडेम करते हैं और साथ में नेक्स्ट मोमेंट में ही जाके आप उनको सपोर्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी ग्रांट दे देते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा देते हैं, वहाँ नया बनाने के लिए फंडिंग कर देते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो ये सारे जो हैं इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स का है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है और किस ग्रुप में खड़ा है और किसके साथ खड़ा है। क्योंकि अब जब रशिया लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो कौन से कंट्री रशिया के साथ थे। अब जब रशिया के साथ थे, रशिया एकदम से उनको कंडेम नहीं कर सकता। जो कंट्री यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन कभी उनको एकदम से आउटराइटली कंडेम नहीं कर सकता, बिकॉज उनकी डिफिकल्ट टाइम में उस कंट्री ने उनको सपोर्ट किया था। तो ये सारी इंट्रो केसेस जो होती हैं, ये देखनी पड़ती हैं। और जो जितने दुनिया के पुराने लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स के एक्सपर्ट होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करते हैं, वो सारे इन बारीकियों को समझते हैं। उसके बाद ही ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं जो दुनिया के लिए भी हो, आम जनता के लिए भी हो, लेकिन इंटरनल कंजम्पशन के लिए या अपने काम के लिए या अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए वो उनका इम्प्लीकेशन डिफरेंट होती हैं। सो कभी भी फेस वैल्यू पे हम नहीं ले सकते बहुत सारे जो बयान ऐसे हालात में दिए जाते हैं। और कई बार वो अल्टीमेटली जब आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो कंट्रियों का बिहेवियर होता है वो ऐसा नहीं होता है जो उन्होंने एट द स्पर ऑफ द मोमेंट पे अनाउंस किया होता है। उसके बाद उनका एटीट्यूड, उनकी सॉफ्टनेस चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी कंपल्शन भी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, कंट्री फंस जाते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट फंस जाते हैं। तो फिर उनको इससे इससे के बाद में उनको मुसीबत आए, बड़ा गार्डेड सा स्टैंड लेते हैं। और उनको क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना रखना होता है कि हमारा इमेज कि हम पीस लविंग लोग हैं, हम ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं, हम एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करते हैं, हम रिलीजन पे डिवाइड नहीं होते, हम कास्ट पे डिवाइड नहीं होते, हम इकोनॉमिक इश्यूज पे डिवाइड नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वो ऐसा कुछ जरूर करते हैं जो जो गलत लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। तो इसी केस में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, हो भी रहा है कि बहुत सारे लोग अब कंडेम तो कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन कहीं ना कहीं से इंटरनली उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारे मुल्कों के साथ है, ये सब ये सारी कंट्रीज के साथ है ऐसा? सारे कंट्रीज साथ नहीं होता, कुछ सिलेक्ट कंट्रीज होते हैं जिनकी लॉयल्टी रहती है, जो बिल्कुल लॉयल रहते हैं। जैसे किसी ग्रुप में आप आइडेंटिफाई होते हो कि इंडिया यहाँ खड़ा है, पाकिस्तान वहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन है, इस्लामिक वर्ल्ड कैसे है। कुछ इस्लामिक कंट्री जो एंटी इंडिया भी होंगे, कुछ ऐसे कंट्री भी होंगे जो एंटी पाकिस्तान भी होंगे, कुछ ऐसे कंट्री भी होंगे जो वर्ल्ड पावर्स है, लेकिन इंडिया की जो फिनोमिनल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है एज ए वर्ल्ड पावर, एज ए नॉन अलाइंड लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, उनको डाइजेस्ट नहीं होती। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे केसों में पब्लिक परसेप्शन में तो सपोर्ट करेंगे इंडिया को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं रोका जाए और जल्दी और बहुत तेजी से ये एक न्यू पावर ना बन जाए। सो ये जो ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जो पॉलिटिकल वारफेयर होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं देन ए नॉर्मल ह्यूमन कंजम्पशन में जो डायलॉग या जो रिटोरिक शेयर किया जाता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स दी हैं, काफी इन डेप्थ डिटेल अंदर की बातें, जैसे आपका सब्जेक्ट रहा है, यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑन टेररिज्म, यू हैव डन मार्वेलस वर्क on various subject including terrorism. तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, और होपफुल है कि ऑडियंस को काफी सारी इंसाइट्स मिली होंगी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। वेलकम। थैंक यू सर, बाय।